भाभी, आपका हर सामान चोरी होता है और चोरी का इल्ज़ाम मुझ पे और मेरे परिवार पर ही लगाती हो। भाभी, शीशे पर क्या गुस्सा निकाल रही हूँ? जो हो रहा है उसे होने दो। मैं तो कई साल पहले से ही जानती थी आज का यह दिन तुम्हें ना देखना पड़े, इसीलिए तो सदा टोकती रही हूँ कि अपना व्यवहार इतना भी ना हल्का बनाओ। मेरा व्यवहार हल्का है? सदा की तरह भाभी ने आंखें तैराते। तू होगी हल्की, तेरा सारा खानदान होगा हल्का। भैया और भतीजे पास में ही खड़े थे। मेरी आंखें उनसे मिली। शर्म आ रही थी उन्हें अपनी पत्नी और माँ के व्यवहार पर। आज बरसों बाद मैं मायके आई हुई हूँ। नाराज थी भैया भाभी से, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। मैं तो बस भाभी के व्यवहार से तंग आकर मायके को त्याग चुकी थी। भाभी का ओछा व्यवहार और ऊपर से भैया का चुपचाप सब सुनते रहना। जब तक सहा गया सहती रही और जब लगा अब नहीं सह सकती पीठ दिखा दी। उम्र के इस पड़ाव पर जब मैं भी सास बन चुकी हूँ और भाभी भी दादी नानी, बच्चों की तरह उनका लड़ पड़ना अभी गया नहीं है। आज भी उनमें परिपक्वता नहीं आई। मेरे खानदान को छोड़ो भाभी, तुम्हारा मेरा खानदान अलग अलग कहाँ है जो खानदान पर उतर आई हो। आधी उम्र मैं इस खानदान की बेटी रही हूँ। मेरा खानदान तो यह भी है जो आज तुम्हारा है। हमारी उम्र इस तरह लड़ने की नहीं रही जो हम उलूल जुलूल बकते रहें। आज सवाल हमारे बच्चों का है कि हमारे व्यवहार से उनका अनिष्ट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मेरी बेटी का सर्वनाश तो तेरे कारण हो रहा है चंदा। तेरे ही ससुराल के हैं ना उसके ससुराल वाले, तू ही उसका पैर वहाँ लगाने नहीं देती। मेरे ससुराल में जब बेटी का रिश्ता किया था तब क्या मुझसे पूछा था तुमने भाभी? भैया आपने भी ज़रूरी नहीं समझा मुझे बताना कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है। कोई बुरी आदत तो नहीं? भला मुझसे बेहतर कौन बताता आपको जिसके सामने वह पला बड़ा है। तब तो मैं आपको दुश्मन नज़र आती थी कि कहीं रिश्ता ना ही तुड़वा दूँ। मुझे तो पता ही तब चला था जब मेरी चचिया सास ने शादी का कार्ड हाथ में थमा दिया था। क्या कहती मैं तब अपने ससुराल में कि आने वाली मेरी सगी भतीजी है जिसकी माँ और बाप ने मुझे एक बार पूछा तक नहीं। गला भर आया मेरा। जानती हो भाभी, मेरी चचिया सास ने भी इसी अनबन का फ़ायदा उठाया और अपना खोटा सिक्का चला लिया। अब जो हो रहा है उसमें मेरा दोष क्यों निकाल रही हो? तुम्हारी बच्ची वहाँ सुखी नहीं है तो उसमें मैं क्या करूँ? ना मैं कल किसी की गिनती में थी ना ही मैं आज किसी की गिनती में हूँ। उसी का बदला ले रही है ना चंदा? तू चाहती है कि मेरी बेटी तेरी जुत्ती के नीचे रहे। मेरा घर तो उसी के घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है भाभी। भला मेरी जूती के नीचे वह कैसे रह सकती है? सच तो यह है कि जो कला तुम सदा यहाँ डालती रही हो उसी को अपनी बेटी के संस्कारों में गूंथ कर तुमने साथ में बांध दिया है। एक तो सोना ऊपर से सुहागा। पति अच्छा होता तो पत्नी की आदतों पर पर्दा डालता रहता जिस तरह भैया डालते रहे हैं। लेकिन वहाँ भी तो सहारा नहीं है। शराबी चरित्रहीन पति पत्नी को तंग करने में लगा रहता है और पत्नी पति के पर्दे तार तार करने से नहीं चूकती। उस पर आग में घी का काम तुम करती हो। बेटी का घर बसाना चाहती हो तो कम से कम अब तो जागो और बेटी को समझाओ कि समझदारी से काम ले। घर में रुपए पैसों की कमी नहीं है। लड़का अच्छा नहीं है लेकिन सास ससुर तो लड़की को सर आँखों पर रखते हैं। पति को समझाएं, उसे सुधारने का प्रयास करें। कैसे समझाएं उसे? मेरी बेटी उसके तो 10-10
हजार चक्कर हैं, कई कई दिनों वह घर भी नहीं आता। ऊपर से तू भी उसी को दोष देती है। तो क्या करूं मैं? कोई बीच का रास्ता निकालना होगा ना हमें। कम से कम घर तो संभाल ले तुम्हारी बेटी। सास ससुर इज्जत मान देती हैं तो उन्हीं का मान रखकर घर में सुख शांति बनाने की कोशिश करें। मेरे दोष देने या ना देने का कोई अर्थ नहीं है भैया। मैं कब उस घर जाती हूँ, तुमने इतने प्यार से कहाँ ही छोड़ा है कि वह बुआ के घर आना चाहे या मैं ही उसे अपने घर बुलाऊं। तुम्हारे परिवार से दूरी ही रहने में मैं अपना भला समझती हूँ। मन भर आया मेरा और मैं अतीत के विचारधारा करने लगी। यही वह घर आंगन है जहाँ मैं और भैया दिन भर धम कचौड़ी मचाते थे। अच्छा संस्कार परिवार था हमारा, मगर भाभी के आते ही सब बिखर गया। छोटे दिलो दिमाग की भाभी का जुबान गज भर लंबा था। कुदरत ने शायद लंबी जुबान देकर ही बुद्धि और विवेक की भरपाई करने का प्रयास कर दिया था, जिसका भाभी जमकर इस्तेमाल करती थी। आवाज रह जाते थे हम सब, बच्चों की तरह लड़ा पड़ती थी मुझसे। समझ में नहीं आता था कि भाभी का दिमाग इस दिशा में जाता है तो जाता कैसे है। एक पढ़ा लिखा सभ्य इंसान किसी दूसरे पर सीधा सीधा आरोप लगाने से पहले हजार बार सोचता है कि वर्षों का रिश्ता कहीं टूट ही ना जाए। लेकिन भाभी तो अपनी जरा सी चीज़ें आगे पीछे होने पर भी झट से मुझ पर आरोप लगा देती थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। स्तब्ध रह जाती थी मैं। कैसी बातें करती है भाभी। पहल तो सब मुझे शक से देखते थे, फिर धीरे धीरे समझ गए कि यह सब भाभी के ही दिमाग की उपज है। भैया से 4 से 5 साल छोटी हूँ मैं और माँ बाप की लाडली समझदार बेटी, जो भाभी के आते ही चोर चुगलखोर और पता नहीं क्या क्या बन गई थी मैं। यह क्या हो गया है तुम्हें चंदा? तुम भाभी से झगड़ा क्यों करती हो? उसका सामान भी तो उठा ले जाती हो और पैसे भी निकाल लेती हो। तुम तो ऐसी नहीं थी। क्या भाभी से तालमेल बिठाना नहीं चाहती हो? तुम्हें भी तो एक दिन ससुराल जाना है, और अगर तुम्हारी ननद भी ऐसा ही करे तुम्हारे साथ तो कैसा लगेगा तुम्हें? भैया ने अकेले में ले जाकर एक दिन पूछा था। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। यह क्या कह रही है भैया? था समझ में आया भैया के खिंचे खिंचे रहने का कारण। मैंने भाभी के पैसे निकाल लिए, नहीं तो भैया ज़रूरत होगी तो आपसे या पिताजी से मांग लूँगी। भाभी के पैसे चुराऊँगी क्यों मैं? तुमने अपनी भाभी के 300 रुपये नहीं निकाल लिए और वह शिकायत कर रही है कि उसका भारी दुपट्टा और सुनहरी वाली सैंडल भी। भैया भारी दुपट्टा मेरे किस काम का, और भाभी के पैर का नाप मेरे पैर में कहाँ आता है? कैसी भी सिर पैर की बातें करते हो तुम? जरा सोचो, दुल्हन का सामान मेरे किस काम का? वह कहती है कि तुम उसका सामान चुरा कर अपने लिए संभाल कर रखती हो। असमंजस में पड़ गई थी मैं। क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं अपने भाभी का सामान चुरा कर अपना दहेज सजाऊंगी? पता नहीं कैसे माँ ने भी हमारी बातें सुन ली और हक्की बक्की सी भीतर चली गई। क्या यह सच है चंदा? तूने अपनी भाभी का सामान चुराया है?
काटो तो खून नहीं रहा था मुझ में। क्या माँ की भी मति मारी गई है? उस पर भाभी का यह भी कहना कि मैंने अपनी आँखों से देखा है। ऐसी खाई खोद दी थी भाभी ने घर के सदस्यों के बीच, जिसे पाटना सबके बस के से बाहर था। हर पलवा किसी न किसी पर कोई न कोई लांछन लगाती रहती, जिस पर हमारा परिवार हर पल अपनी ईमानदारी ही प्रमाणित करने पर लगा रहता था। लगता हम सब चोर हैं जो बस भाभी के ही सामान पर नज़र गड़ाए रहते हैं। कहीं की रानी महारानी है क्या या? लड़की गुस्से में बोल पड़े थे पिताजी। जब देखो किसी न किसी को चोर बना देती है। हम भूखे नंगे हैं क्या जो इसी के सामान पर हमारे नजरें रहें? बेटा, इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। क्या करें, हम कहाँ जाएं? हमारा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया है। इसके आने से 2 से 3 साल बीतते बीतते मेरी शादी हो गई थी और माँ पिताजी ताऊ जी के पास रहने चले गए थे। उन्होंने अपने प्राण भी वहीं छोड़े थे और मेरा मायका भी इसी दुख में छूट गया था। भाई का घर बसा रहे, इसी प्रयास में सारे बंधन तोड़ दिए थे मैंने। भाभी के बच्चे बहुत छोटे थे तब जब मैंने आखिर बार मायका देखा था। भैया कभी शहर से बाहर जाते तो मुझसे मिलते जाते, जिससे थोड़ी बहुत खबर मिलती रहती थी, वरना मैंने तो मायके की ओर से कभी के हाथ छाड़ लिए थे। बेटे की शादी पर भी मैं यह सोच कर नहीं आई थी कि क्या पता भाभी इस बार कौन सी चोरी का इल्ज़ाम लगा दे। मैंने अपनी बेटी की शादी में सिर्फ भैया को बुलाया था, जिस पर भाभी ने यह आरोप लगाया था कि भैया ने भाभी का सोने का हार ही मुझे दे दिया है। एक दिन मैंने भैया से फ़ोन पर पूछा था कि भाभी का कौन सा हार उन्होंने मुझे दिया है, तो वो रो पड़े थे। जीवन नर्क हो गया है मेरा चंदा, मैं क्या करूं? ऐसी औरत का न जीती है न जीने देती है। जी चाहता है इसे मार दूं और खुद फांसी पर लटक जाऊं। भाई की हालत पर तरस आ रहा था मुझे। रिश्तों के बिना इंसान का कोई अस्तित्व नहीं, और जब यही रिश्ते गले की फांस बनने लगे तो कोई कैसे इन रिश्तों का निर्वाह करे। प्रकृति कैसे कैसे जीवों का निर्माण कर देती है जो सदा दूसरों को पीड़ा देकर ही खुश होते हैं। जब तक 2 घरों में आग ना लगा दे उन्हें चैन ही नहीं आता। चंदा, तू कभी मेरा भला नहीं होने देगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तेरी ससुराल में लड़की ना देती। भाभी के ये शब्द कानों में पड़े तो मेरी तंद्रा टूटी। भैया और भतीजा मेरे समीप चले आए थे। क्या उत्तर था मेरे पास भाभी के आरोपों का? बुआ, आइए आप ऊपर चलिए, सफ़र की थकावट होगी, हाथ मुँह धोकर कुछ खा लीजिए। भतीजे ने मेरी बाह पकड़ी और भैया ने भी इशारे से साथ जाने को कहा। भाभी का बिलाप वैसे ही चलता रहा। अनमनी सी मैं ऊपर चली आई और पीछे पीछे भाभी का रुंदन कानों में पड़ता रहा। तभी सिर पर पल्लू लिए सामने चली आई एक प्यारी सी बच्ची। यह आपकी बहू है बुआ, भतीजे ने कहा। पूजा, बुआ को प्रणाम करो, जीती रहो, आशीर्वाद देते
कर मन भर आया मेरा, रक्त में लहर सी दौड़ने लगी। मेरे भाई का बच्चा है ना यह, इसकी भी शादी में आती तो क्या बहू के लिए कोई गहना ना लाती। गले की माला उतार बहू के गले में पहनाने लगी तो भतीजे ने मेरा हाथ रोक दिया। बुआ, आप इसे घर की बेटी हैं, आपको हमने दिया ही क्या है जो आपसे ले लें। बेटा, अधिकार तो दे सकते हो ना, जिसका हनन बरसों पहले भाभी ने सबको अपमानित करके किया था। टूटे रिश्ते को तुम जोड़ पाओ तो मैं समझूंगी आज से भी कोई घर ऐसा है जिसे मैंने अपना मायका कह सकती हूँ। यह कहकर मैं रो पड़ी थी तो भतीजे ने अपना हाथ पीछे कर लिया था। माला बहू के गले में पहनाकर मैंने उसका माथा चूम लिया। बड़ी प्यारी लगी थी मुझे पूजा। झट से मेरे लिए नाश्ता परोस लाई। उसी पर मुझे समझ आ गया कि भैया भाभी नीचे अलग रहते हैं और बहू बेटा ऊपर अलग। बुआ, पूजा का भी माँ ने वही हाल किया था जो आपका हुआ। जो भी माँ से छू भर जाता उसी पर माँ कोई ना कोई आरोप लगा देती हैं। किसी दूसरे के मान सम्मान की माँ को कोई चिंता नहीं है। हैरान हूँ माँ मैं कि कोई इतना सब कैसे और क्यों करता है। आज कोई भी माँ के पास जाना नहीं चाहता है। अपनी ईमानदार पूजा भी कब तक प्रमाणित करती। इसकी माँ ने ही इसे 50 तोला सोना दिया है और माँ ने इस पर भी अंगूठी उठा लेने का आरोप लगा दिया। और सबसे बड़ी बात, जिन चीज़ों के खो जाने के आरोप माँ लगाती है वह चीज़ें वास्तव में होती ही नहीं है। माँ एक काल्पनिक चीज़ें गढ़ लेती है जो ना कभी माँ के पास मिलती है ना ही उसके पास मिलती है, जिस पर माँ आरोप लगाती है। याद आया मुझे जब पहली बार भाभी ने मुझ पर आरोप लगाया था। भारी दुपट्टा और सुनहरी सैंडल का ये दोनों चीज़ कभी मिली ही नहीं थी। माँ का ध्येय मात्र दूसरों को अपमानित करना होता है, इसीलिए वह अपनी कोई भी चीज़ खो जाने का बहाना करती रहती है। मैं क्या करूँ बुआ, वह समझती ही नहीं है। और यही सब माँ ने निशा को भी सिखा दिया है। मैं मानता हूँ कि उसका पति पहले थोड़ा बिगड़ा हुआ था, अब शादी के बाद काफ़ी संभल गया है, लेकिन निशा बात बेबात पर हर पर माँ जैसा व्यवहार ससुराल में करती है, जिस पर उसका पति तिलमिलाता रहता है। उस पर उसकी माँ पर भी अपना कोई ना कोई सामान चुरा लेने का आरोप निशा लगाती रहती है। अब आप ही बताओ, घर में शांति कैसे रहेगी? अपनी इज्जत तो सबको प्यारी है ना बुआ। अपनी माँ को किसी डॉक्टर को दिखाओ, कहीं कोई मनोवैज्ञानिक कारण ही ना हो। हर बेटी अपनी माँ के चरित्र का आईना होती है। जो माँ ने नानी से सीखा वही निशा ने रोपा। बीमार होते हैं ऐसे लोग जो जहाँ जाते हैं असंतोष और आक्रोश फैलाते हैं। आपने हमें छोड़ दिया, दादा दादी ने भी ताऊ जी के पास रहना ठीक समझा। धीरे धीरे सब दूर हो गए। पूजा भी साथ नहीं रहना चाहती, निशा का पति भी अब उसे साथ नहीं रखना चाहता। बुआ, मैंने इससे आपको बुलाया था कि इस टूटी डोर का एक सिरा पकड़कर माँ अपनी माँ के लिए कुछ पश्चाताप कर सकूं। मेरी गोद में सिर छिपाकर रोने लगा मेरा भतीजा। हर बेटी यही चाहती है कि उसका मायका रास्ता बसता रहे, फूलता फलता रहे, क्योंकि मायका उसे बड़ा प्यारा होता है।
वहाँ से मिले शगुन के 5 रुपए भी बेटी के लाखों के बराबर लगते हैं। चाहे बेटी अपने घर की करोड़पति ही क्यों ना हो। तुम सबको मेरी उम्र भी लग जाए, मेरे मुंह से हर समय यही निकलता है। उस उम्र को मैं सहज ही महसूस कर सकती हूँ जो आज भैया का है, उनके बेटे का है। क्या करते भैया भी, जिसका हाथ पकड़ रहा था उसका पर्दा तो रखना ही था। यह अलग बात है कि उसी ने पूरे घर हर रिश्ते को नंगा कर दिया। हर रिश्ते दोनों तरफ से निभाने पड़ते हैं। अकेला इंसान कब तक अपने हिस्से का दायित्व निभाता रहेगा। एक रिश्ते का पूर्ण रूप तभी सामने आता है जब दोनों तरफ से निभाया जाए। अकेले की तूती ज़्यादा देर तक नहीं बच सकती। रो रहा था मेरा भतीजा, उसका मन हल्का हो गया होगा, लेकिन मेरा मन का बोझ यह सोचकर पड़ने लगा था कि कैसे मैं अपनी चचिया सास के घर जाकर भतीजी का वकालत कर पाऊंगी, कैसे उसे समझा पाऊंगी कि वह अपनी बहू को माफ़ कर दे। सत्य तो यही है ना कि आज तक मैं खुद अपनी भाभी को क्षमा नहीं कर पाई हूँ। बुआ, आप सिर्फ एक बार कोशिश करके देखिए। मैं नहीं चाहता कि निशा का घर उजड़ जाए। मैं हाथ जोड़ते हुए आपके सामने आप एक बार निशा के पति को समझाइए और मैं भी निशा को समझाऊंगा। मैं जाऊंगी बेटा, निशा मेरी भी तो बच्ची है। मैं कोशिश करूंगी, पर तुम हाथ मत जोड़ो। घर का माहौल बोझिल सा था, फिर भी भैया ने मुझे नेक देकर विदा किया। भाभी सदा की तरह आज भी बाहर नहीं आई। कुछ लोग अपने कर्मों की जिम्मेदारी कभी लेना ही नहीं चाहते। वापस लौट आई मैं, मेरा परिवार मुझे वापस पाकर बहुत खुश था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।